The next topic is fundamental theorem of arithmetic. अब यह theorem क्या है? Every composite number can be expressed as a product of its prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime number occurs. So this fundamental theorem of arithmetic में क्या बताया है कि every composite number मतलब जिसके वन और खुद के अलावा भी अदर नंबर्स फैक्टर होते हैं. सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. या मतलब उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. और ये जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस है वो यूनिक है अपार्ट फ्रॉम कि वो फैक्टर्स किस ऑर्डर में अरेंज होंगे. तो यही चीज़ हम एग्जांपल पर देख लेते हैं. लेट अस से वी हैव अ नंबर 140. अब हम अगर 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 140 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो पहला लेते हैं 2 which are 70, again 2, 35, 5 जा 7, फिर 7 निकालेंगे तो बचेगा 1. तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हैं? 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. इस तरह हम कोई भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं और उसे इन प्रोडक्ट फॉर्म इक्वल टू द कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं. ये भी चीज़ हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, हम ये यूज़ करते आ रहे हैं. तो फिर फंडामेंटल थ्योरम में एडिशनल क्या बताया है कि जो नंबर मिले हैं यहाँ पे क्या मिला है? 2 कितनी बार मिला है एज अ फैक्टर? ट्वाइस. 5 मिला है एक बार, 7 मिला है एक बार. तो अगर एक बार 7 है, 1 टाइम 5 है और 2 टाइम्स 2 है, तो ऐसे फैक्टर्स जो मिले हैं हमें वो फैक्टर्स यूनिक है. क्योंकि अगर 1 टाइम 7, 1 टाइम 5 और 2 टाइम्स 2 लेंगे और उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर बार वही नंबर मिलने वाला है 140. स्पेसिफिक नंबर वही मिलने वाला है. मतलब ये जो फैक्टर्स हैं वो इस 140 के यूनिक फैक्टर्स हैं. सेकेंड चीज़, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर या अकर. मतलब अब जब 140 के हम फैक्टर्स लिख रहे थे या फैक्टर फॉर्म में लिख रहे थे तो कोई ऐसा भी लिख सकता है 7 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर. या फिर कोई ऐसा भी लिख सकता है इसको 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7. तो ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. हमने 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिखा था, कोई 7 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकता है, कोई 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 लिख सकता है. सो ऑर्डर अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर 2 की पावर ट्वाइस है, 7 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, और ये जो 4 फैक्टर्स मिले हैं 2 ट्वाइस 2 बार, 7 1 बार और 5 एक बार, तो ये सारे मिलके हर बार हमें वही नंबर 140 एज अ कंपोजिट नंबर देंगे. और ये चीज़ हर नंबर के लिए यूनिक है. सो दिस वाज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सो अब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 5 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. व्हाट इज द क्वेश्चन? कंसिडर द नंबर 4 raised to the power n where n is some natural number. क्या दिया है?
a number in the form of 4 raised to the power n, where n is some natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with a digit 0. मतलब हमें n की ऐसी कोई वैल्यू है क्या चेक करना है, सच दैट उस वैल्यू के लिए हमें जो 4 raised to the पावर जो नंबर बनेगा वो नंबर में यूनिट्स प्लेस पे 0 आएगा. अब हम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5. अगर n की वैल्यू 1 होगी तो क्या बनेगा नंबर 4 raised to the power 1. अगर n की वैल्यू 2 होगी, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो हमें नंबर बनेगा 4 स्क्वायर, फिर 3 होगी तो 4 क्यूब. तो हमें चेक करना है कि ऐसे n की कौन सी वैल्यू के लिए यूनिट्स प्लेस पे 0 आ सकता है क्या, और उसे हमें वैलिड रीजन से प्रूव करना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चंस एक बेसिक थिंग पे डिपेंडेंट है, और वो है द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5. हमने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में 1 to 10 वगैरह हर नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी हुई है. तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब उसके यूनिट्स प्लेस पे अगर 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा. अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है क्या. तो अब हमें 5 की आवश्यकता नहीं है, हम फोकस करेंगे यूनिट्स प्लेस पे 0. अगर यूनिट्स प्लेस पे 0 है तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, 100% होना ही चाहिए. तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें जो दिए हुए नंबर के फैक्टर्स निकाल के शो करना पड़ेगा कि, या फिर चेक करना पड़ेगा कि वेदर 5 इज़ वन ऑफ द फैक्टर और नॉट. अगर उस नंबर में 5 फैक्टर आता है तो उसकी यूनिट्स प्लेस पे 0 आ सकता है अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5. अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं आएगा. नाउ तो लिख लेते हैं नंबर क्या है 4 raised to the power n. तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 2, पावर वही रहेगी 2 raised to the power n. मतलब ये कितना हुआ 2 स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर n जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 raised to the power 2n, where n is some natural number. अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे नो वेयर द फैक्टर इज 5. यहाँ पे फैक्टर क्या मिल रहे हैं, ओनली 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर. तो हमें बताना पड़ेगा सिंस ओनली 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, और 2 फैक्टर है, और हमें ये भी कहना पड़ेगा सिंस 5 इज नॉट द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर. अगर 5 फैक्टर में आया तो ही वो नंबर में यूनिट्स प्लेस पे 0 आ सकता है. सो हमें कहना पड़ेगा एंड सिंस 5 इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर of this number, so 4 raised to the power n will not have 0 in
इट्स यूनिट प्लेस। ऐसे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी और आर.डी. शर्मा बुक में भी अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। हर बार हमें यही चीज़ करनी होगी। द सेम प्रोसेस वी हैव टू डू इट। अगर हम यहाँ पे हमें नंबर क्या दिया था 4n, हमें 6n हो सकता है, 8n हो सकता है, 10n नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगेन 10 के फैक्टर्स में 5 आ जाएगा, तो वहाँ पे हमें यूनिट्स प्लेस में हर बार 0 ही मिलने वाला है। सो हमें फिर और नंबर कौन सा हो सकता है 12n। तो ये सेम टाइप के हैं जो इस प्रकार हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। 6n के लिए क्या लिखेंगे हम 2 × 3n। अगर अगेन कहेंगे 2 and 3 आर द फैक्टर्स एंड pi इज़ नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स। 8 के लिए क्या कहेंगे 2 3n, 2 क्यूब इज़ 8, तो फॉर्म बन जाएगा 2 3n। 12 के लिए क्या बनेगा 2 × 3n, मतलब 2^n 3n। अगेन यहाँ पे भी कहीं पे 5 इज़ नॉट द फैक्टर। सो इन हर एक कंडीशंस में 6n, 8n, 12n में हमें कहीं भी यूनिट्स प्लेस पे 0 नहीं मिलने वाला है। अगेन एंड ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन हमें यही चीज़ वहाँ पे भी कॉमन लिखनी पड़ेगी। सिर्फ इस सेंटेंस में यहाँ पे जो कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 3 वो लिख के दिखाने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6th एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें दो नंबर्स क्या दिए हैं 6 and 20, और इस दो नंबर्स के हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं, एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ। लेकिन इस बार कौन सी मेथड इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो हम अर्लियर क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं, हम क्या करते हैं जो नंबर्स दिए हैं उनके सारे प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर उसमें से एलसीएम और एचसीएफ फिर ऑब्टेन करते हैं। वही प्रोसेस यहाँ पे हमें करनी है। इसके लिए इट इज़ बेटर यू शुड नो एटलीस्ट द प्राइम नंबर्स विच कम्स इन फ्रॉम नंबर 1 to 40 में जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो पता हो तो आसानी रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट। 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 6, 3 1 3। 20 के निकालते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 10 into 5 5 1। तो फिर लिख लेते हैं 6 के फैक्टर्स हमें क्या मिले 2 into 3। 20 के फैक्टर्स क्या मिले 2 square into 5। 2 दो बार मिला है, मैंने 2 square लिख लिया है into 5। फिर अब हमें क्या ऑब्टेन करना है HCF एंड LCM। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो एक मेथड है उसे फॉलो करेंगे। वो मेथड क्या है? फॉर HCF हमें क्या लिखना है
कॉमन फैक्टर्स। HCF का नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे और उसकी पावर कितने लेने हैं, एक्सपोनेंट कितने लेने हैं, लीस्ट पावर या एक्सपोनेंट। रिमेंबर यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए पावर कितनी लेनी है, लीस्ट पावर, ये अपोजिट है। तो कॉमन फैक्टर्स में से देखेंगे 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो वन ऑफ द कॉमन फैक्टर इज 2। और कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 5 भी नहीं। सो द कॉमन फैक्टर इज ओनली कॉमन फैक्टर इज 2। और उसकी लिस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे लिस्ट पावर है 1, यहाँ पे 2। सो दोनों में से लिस्ट कितनी हुई, 1। सो फिर हमें HCF क्या मिला, 2 raised to the power 1 मतलब 2। HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स इज 2। फिर LCM के लिए क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने नहीं है, हमें ऑल प्राइम फैक्टर्स किसके, 6 और 20 जो नंबर हमें 2 दिए थे उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो लिख लेने हैं। और पावर कितनी इस्तेमाल करनी है, इस बार हमें सबके हाईएस्ट पावर इस्तेमाल करनी है। अगेन ये चीज़ इस नेम के ऑपोजिट है। नेम में क्या है, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट के लिए LCM के लिए हमें यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेनी है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लीस्ट पावर लेनी है। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। तो ऑल प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है और अनदर वन इज 5। इसके लिए तो कोई फैक्टर्स नहीं है। ये फैक्टर्स जो भी आ रहे हैं, यहाँ पे 5 सिर्फ 20 में आ रहा था फैक्टर, यहाँ पे नहीं था, लेकिन सारे जो कोई फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे लिख लेने हैं और फिर सबकी हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दोनों में से हाईएस्ट पावर है 2। 3 की कितनी हाईएस्ट पावर है, 1। 5 की 1। फिर LCM कितना मिलेगा, LCM इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है, 2 इंटू 3 की पावर है 1 और 5 की पावर है 1। तो कितना मिला, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 is 12, 12 5 is 60। सो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या है, तो LCM ऑफ दिस 2 नंबर्स इज 60। अब ये मेथड हम क्यों फॉलो करेंगे, क्योंकि जब हमें बड़े नंबर्स दिए होंगे जिनके कई ज़्यादा फैक्टर्स निकलेंगे, या फिर जब हम HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स नहीं 3 नंबर्स का निकालेंगे। अगर बड़े नंबर हो या फिर 3 नंबर्स का LCM HCF निकालना हो, तो उस वक्त अगर हम इस मेथड को फॉलो करके लिखेंगे तो फिर गलतियाँ नहीं होगी एंड वी कैन इजीली ऑब्टेन द HCF एंड LCM ऑफ द गिवन numbers।